नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना के 19 और विमान आज यूक्रेन में फंसे 3000 से अधिक भारतीयों को वापस लाने के लिए भरेंगे उड़ान। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, संकट में फंसे एक छात्रों का सरकार रख रही ख्याल। यूक्रेन संकट में फंसे अपने 2 बच्चों की सुरक्षित घर वापसी का इंतजार कर रहे परिवार से मिले देहरादून के जिलाधिकारी। कहा, स्टूडेंट्स को लाने के लिए किए जा रहे सभी संभव प्रयास। दुनिया भर में अब भी रोज 15 लाख से अधिक नए कोविड केस रोजाना आ रहे सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की स्थिति को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, देश में औसतन 11,000 केस हर रोज। और निर्वाचन आयोग के साथ ही राजनीतिक दल भी कर रहे मतगणना की तैयारी। भाजपा ने 7 मार्च को बुलाई बैठक। नैनीताल के जिलाधिकारी ने मतगणना कार्यों का किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज भारतीय वायुसेना के और 19 विमान यूक्रेन के पड़ोसी देशों से उड़ान भरेंगे। इनमें 3726 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर बताया है कि गंगा अभियान के अंतर्गत भारतीय वायुसेना, एयर इंडिया और इंडिगो के 8 विमान बुखारेस्ट से और 5 बुदापेस्ट से भारतीयों को लेकर आएंगे। उन्होंने बताया कि 3 विमान रेज़ेजोव से, 2 सुकेवा से और 1 कोसिका से भी उड़ान भरेंगे। वहीं बुखारेस्ट से भारतीय छात्रों का एक दल आज स्वदेश लौटा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार एक छात्र का ख्याल रख रही है। एक बच्चे का हम ख्याल रख रहे हैं, चाहे दवाई हो, चाहे भोजन हो। और वहाँ पर भी जो यूक्रेन की सीमाओं पर पहुँच गए हैं, वहाँ पर भी हमारे माननीय 4 मंत्रीगण हैं जो एक चीज़ को देख रहे हैं। लगातार हमारे एयरफोर्स के जहाज़ जा रहे हैं, हमारे सिविल एविएशन के जहाज़ हैं। जो हमारा ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया है वो बिल्कुल सफल हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा देश आभारी है कि उन्होंने एक अभिभावक की तरह से सबकी चिंता की है। देहरादून का एक परिवार यूक्रेन युद्ध संकट में फंसे अपने 2 बच्चों विनायक और अस्मिता थपलियाल के लौटने का इंतजार कर रहा है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज दोनों स्टूडेंट्स के परिजनों से उनके घर मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि बच्चों को वापस लाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि देहरादून के 65 लोगों और छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना है। इनमें से 24 लोगों को देश वापस लाया जा चुका है, जबकि 41 लोगों को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, कारगी चौक में निवासरत विनायक थपलियाल एवं अस्मिता थपलियाल के परिजनों से आज मैंने भेंट की और उनको आश्वस्त में हमने किया कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी और भारत सरकार की ओर से भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं उनको वापस ले आने के लिए। टोटली हमारे उत्तराखंड से खासकर जनपद देहरादून से लगभग 65 बच्चे थे जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे और उनमें से लगभग 24 वापस आ चुके हैं और 41 जो है वो वहीं पे हैं। और लेकिन हमारे डिजास्टर कंट्रोल रूम जो हमारा बेसिक कंट्रोल रूम है, तो उनके माध्यम से सभी जितने भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, जितने भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो फंसे हुए हैं, उन सबसे हम लोग टच में हैं। कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि वर्तमान में दुनिया भर में औसतन 15 लाख कोविड केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 6 करोड़ 18 लाख है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 19 जनवरी को 42.3 लाख केस एक दिन में रिकॉर्ड किया गया, जो कि पिछले वर्ष 23 अप्रैल को कोरोना की दूसरी लहर में रिकॉर्ड केस की संख्या में 4.68 गुना अधिक है। अब भी विश्व के कई देशों में संक्रमण घातक बना हुआ है। जैसे जर्मनी में ऑन एन एवरेज पिछले 2 हफ्ते में 3,26,000 केसेस नोट किए गए, रशिया में 2,84,000, साउथ कोरिया में 2,77,000
और इसी तरह से जो 10 देशों की संख्या, जो डेटा हमने आपके सामने सबमिट किया है, उसके अंतर्गत हम देखें तो टोटल 56.42% केसेस अभी इन 10 देशों में ऑन एन एवरेज नोट किए जा रहे हैं, जिसमें जर्मनी का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अराउंड 9.86% पाया गया है। इसी तरह रशिया में 9.04%, साउथ कोरिया में 7.33%। यहां यह डेटा हम आप सबके सामने इसलिए सबमिट कर रहे हैं क्योंकि हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि अभी भी अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस मेनी कंट्रीज हम देखते हैं कि काफी अधिक संख्या में अभी भी केसेस नोट किए जा रहे हैं। संयुक्त स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में सक्रिय कोविड केस की संख्या घटकर 77,000 हो गई है और औसतन 11,000 केस रोजाना सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावी वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना संक्रमण काबू करने में मदद मिली है। यही सबमिट करना चाहते हैं कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स, फोकस इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, फोकस इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स वैक्सीनेशन have really served this particular country right now very well in terms of management of the third surge. राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतगणना 10 मार्च को होगी। प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी व अन्य राजनीतिक दल भी मतगणना के लिए अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश भाजपा ने 7 मार्च को पार्टी की बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल होंगे। इसके साथ ही राज्य से सभी सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रत्याशी और विधानसभा प्रभारी भी बैठक में बुलाए गए हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये बैठक मतगणना की तैयारियों को लेकर है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है और उसके लिए पार्टी ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसके लिए जहां पर जिला और विधानसभा स्तर पर संगठन और प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं प्रदेश स्तर पर भी इसे लेकर के प्रारंभिक तैयारियां प्रारंभ की जा चुकी हैं। जानकारी के हिसाब से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 टेबल लगेंगे मतगणना के लिए, जिनमें से 14 टेबल पर ईवीएम की गणना होगी और 15वीं टेबल आरओ की रहेगी। तो इन 15 टेबलों पर भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से कार्यकर्ता रहने वाले हैं, इसे लेकर के काम चल रहा है और जो उसके कानूनी पहलू हैं उसे लेकर के जो हमारा लीगल सेल है वो उसका अध्ययन कर रहा है, जिससे कि प्रदेश स्तर पर सभी स्थानों पर जो कानून की नई व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में भी संबंधित लोगों को, कार्यकर्ताओं को बताया जा सके। इस बीच भाजपा के कुछ नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। डॉक्टर भसीन ने इसे सामान्य औपचारिक मुलाकात बताया। देखिए, इस प्रकार की जो मुलाकातें हैं बड़ी स्वाभाविक सी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मिलने के लिए हमारे कई नेता गए हैं, तो ये चुनाव के बाद की प्रक्रिया स्वाभाविक तौर पर चलती रहती है और कई विषयों पर विचार विमर्श होता है। लेकिन फिलहाल पूरी पार्टी का ध्यान मतगणना पर है और हमें पूरा विश्वास है कि हम एक मजबूत सरकार उत्तराखंड में बनाने वाले हैं और जो पुराने मिथक रहे हैं वे सभी के सभी इस बार टूटने वाले हैं। नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने एमबीपीजी कॉलेज में मतगणना के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मतगणना कार्य के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था की जानी है उन्हें समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि मतगणना के लिए विधानसभावार 7 टेबल लगाई जा रही है। साथ ही डाक मतपत्रों की मतगणना के लिए अलग से टेबल लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को सुबह 10 बजे एमबीपीजी कॉलेज में मतगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आज यशपाल आर्य से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में हरीश रावत ने उम्मीद जताई कि उनकी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने चुनाव लड़ने वाले अन्य दलों से भी कांग्रेस के पक्ष में समर्थन मांगा। देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि हम स्पष्ट बहुमत में आ रहे हैं, अच्छी संख्या के साथ बहुमत में आ रहे हैं। मगर एक बात मेरी दिली ख्वाहिश है, भी ये पार्टी ने सिद्धांत तो मैं पार्टी की तरफ से नहीं कह सकता, मगर जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं जो भाजपा से लड़ी हैं इस दौरान, हम उनका साथ आगे सरकार चलाने में भी चाहेंगे और उनका साथ रहेंगे।
वो मैं एक पार्टी को इंगित करके नहीं कहता, जो भी लोकतांत्रिक दल हैं राज्य के, मैं उन सब की बात कहना चाहूंगा। वहीं हरीश रावत से मुलाकात को यशपाल आर्य ने शिष्टाचार बताया और कहा कि इस दौरान राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को लेकर चर्चा हुई। हम राजनीतिक लोग हैं तो चर्चा भी होती, परिचर्चा भी होती है, संभावनाएं भी होती हैं और उत्तराखंड की क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं और चुनाव में हमारी क्या स्थिति है। जैसा कि आपने कहा कि हम 48 सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं और इस संकेत भी है, दिखाई भी दे रहा है, परिदृश्य साफ है कि कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बनने जा रही है और जो हमारा एजेंडा होगा, जो हमारा, जैसा आपने कहा कि जो हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, उसको हम लोग पूरी ताकत के साथ उसका पालन करेंगे, उसको पूरा करेंगे। जनता ने बहुत बड़ा विश्वास, भरोसा जताया है कांग्रेस पर और हमें अपना आशीर्वाद, सहयोग दिया है और लेकिन बाकी धन्यवाद तो 10 तारीख के बाद ही होना है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य से मुलाकात कर आचार संहिता उल्लंघन का ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि चुनाव आचार संहिता अभी प्रभावी है। ऐसे में अखबारों में चुनाव चिन्ह के साथ साक्षात्कार देना इसके उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अभी तक चुनाव आचार संहिता लागू है और उत्तर प्रदेश में आज कुछ विधानसभाओं में मतदान भी हो रहा है। ऐसे में आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने अपने फोटो के साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने पर लगा करके जिस तरह से एक अखबार में 2 पेज का लंबा साक्षात्कार दिया, वो प्रथम दृष्टया हमें लगा कि पेड न्यूज है और ये मतदाता को प्रभावित करने वाली है। तो ऐसे में हमने तुरंत इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग को आज अपने जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके माध्यम से की, लिखित शिकायत दी और उनसे ये कहा कि इस पर तुरंत जो है कि आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करने का कष्ट करें। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने कहा कि ये ज्ञापन उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज आया था, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो बारे में उन्होंने हमें शिकायत दिया है और उसका है, तो इसको हम कमीशन को, माननीय कमीशन को हम फॉरवर्ड। जो वायलेशंस का जो कंप्लेंट्स हमें फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस कंटिन्यूसली आते रहे हैं। बहुत सारी चीज इसमें एफआईआर भी उस पर लगी है, जहां पे वो कोई प्रॉपर लीगल एक्शन जहां पे डिमांड करता है वहां पे लीगल एक्शन लिया जाता है और जहां पे एडवाइजरीज कोई प्रॉपर लॉ का कोई उल्लंघन नहीं है वहां पे एडवाइजरीज भी दिए जाते हैं। चंपावत के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानकों के मुताबिक ठोस कचरे का निस्तारण किया जाए, साथ ही 100% घरों से डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाए, सूखे और गीले कचरे को अलग अलग कर निपटाया जाए। उन्होंने कहा स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए सभी वार्ड से विशिष्ट व्यक्ति को आइकन बनाया जाए और लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास किए जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि तय मानकों के तहत प्रतिदिन 50 किलो या उससे ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली इकाइयों को कचरे का स्वयं निस्तारण करने का नोटिस जारी करें। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता ऐप की भी समीक्षा की और लोगों को स्वच्छता ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने को कहा। जिलाधिकारी ने सरकारी कॉलोनी के बाहर कूड़ादान न बनाने के निर्देश दिए और सरकारी घरों में रहने वालों लोगों को सूखे कचरे को ही कूड़े के वाहन में डालने के लिए जागरूक करने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों से उनकी कार्य प्रगति की भी समीक्षा की और बकाया धनराशि को समय से खर्च करने के निर्देश दिए। बागेश्वर में नाट्य कला के जरिए शिक्षकों को पठन पाठन का कौशल सिखाया जा रहा है ताकि वे सीखने सिखाने की विधा के रूप में इस कला का इस्तेमाल कर सकें और बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ा सकें। नई शिक्षा नीति में भी नाट्य कला को भी शिक्षण विधा के तौर पर शामिल किया गया है। इसी कड़ी में बागेश्वर में प्राइमरी शिक्षकों के लिए थिएटर इन एजुकेशन कार्यशाला आयोजित की गई। शिक्षकों को नाट्य कला का प्रशिक्षण दे रहे रंगकर्मी जहूर आलम ने कहा कि इस विधा के जरिए बच्चे खेल खेल में नए पाठ सीख सकेंगे।
ताकि बच्चे जो है उनका जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाटक एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से विजुअल बनते हैं। थिएटर के ज़रिए से जो है वो एजुकेशन को और सहज सरल और दृश्यात्मक बनाया जा सकता है, ताकि वो जिस तरीके से अगर होगा तो सारे सब्जेक्ट को जो है वो बच्चे हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे और उनको बहुत मजा आएगा वो करने के लिए। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लेखक हेमंत बिष्ट ने कहा कि नाट्य कला से प्रशिक्षण देने का उद्देश्य प्रशिक्षकों को बच्चों में गहरे भाव और विचारों की अभिव्यक्ति पहुंचाना है। थिएटर किसी न किसी रूप में हमारे पठन पाठन में आता होगा, लेकिन अब उसको सुसंगठित रूप में एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एक समयबद्धता के साथ विद्यालयों में लाया जा रहा है, तो कम से कम समय में अधिक से अधिक पठन पाठन भी हो सके, रुचिपूर्ण पठन पाठन हो सके। इसके लिए जो नई शिक्षा नीति का रेखांकित जो उद्देश्य है हमारे पास है थिएटर इन एजुकेशन, तो हम पहले से ही तैयारियां करके हम सभी शिक्षक, हम बच्चे कक्षाओं में थिएटर के माध्यम से अपने एजुकेशन को पुष्ट कर सकें, प्रभावशाली बना सकें। वहीं प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक भी नाट्य कला और संगीत के जरिए पठन पाठन को रोचक बनाने के गुर सीख रहे हैं। मेरे विचार से जब हम आगे जाकर स्कूल में जाएंगे तो हम अलग अलग एक्टिविटी और प्ले के थ्रू बच्चों को हमें टीचिंग करने में हेल्प मिलेगी, जिससे बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो एज ए टीचर ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल वर्कशॉप होने वाली है। बेसिकली जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है या फिर पिक्चर्स में ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो अगर हम बच्चों में पढ़ाई का बोझ ना डाल के पढ़ाई को एक नाटक में या फिर म्यूज़िक में, संगीत में कन्वर्ट कर दे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे पढ़ाई के खिलाफ। जैसे हम उनको कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसके अलग अलग पार्ट को बच्चों पे डिवाइड कर दे कि किसी को कुछ बना दे और किसी को कुछ बना दे, तो एक तो वो छाप उनके दिमाग में हमेशा रहेगी। अगर उन्हें ऐसे याद नहीं रहेगा कि तुलसीदास जी कौन थे, तो उनसे ये याद रहेगा कि यार मेरे दोस्त ने तुलसीदास का रोल किया था, तो उसने क्या बोला, वो डायलॉग उसे हमेशा याद रहेगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना के 19 और विमान आज यूक्रेन में फंसे 3000 से अधिक भारतीयों को वापस लाने के लिए भरेंगे उड़ान। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, संकट में फंसे एक छात्रों का सरकार रख रही ख्याल। यूक्रेन संकट में फंसे अपने 2 बच्चों की सुरक्षित घर वापसी का इंतजार कर रहे परिवार से मिले देहरादून के जिलाधिकारी। कहा, स्टूडेंट्स को लाने के लिए किए जा रहे सभी संभव प्रयास। दुनिया भर में अब भी रोज 15 लाख से अधिक नए कोविड केस रोजाना आ रहे सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की स्थिति को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, देश में औसतन 11,000 केस हर रोज। और निर्वाचन आयोग के साथ ही राजनीतिक दल भी कर रहे मतगणना की तैयारी। भाजपा ने 7 मार्च को बुलाई बैठक। नैनीताल के जिलाधिकारी ने मतगणना कार्यों का किया निरीक्षण। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।